हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर आप सबका समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का बोर्ड का कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या नीट की तैयारी कोई कर रहा हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये वीडियो एनफ है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के लिए। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, या अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते तो ये हमारा वन शेट लेक्चर भी हो सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली अपनी थ्योरी कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री बच्चों क्या है। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री एक साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक। केमिस्ट्री इज द साइंस है ऑफ मॉलिक्यूल्स की साइंस है, और उनके द्वारा हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ये है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इट इज द साइंस, नॉट सो मच वन ऑफ द 100 एलिमेंट। 100 एलिमेंट की यहाँ बात नहीं है, यहाँ वैरायटी, इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे से रिलेट करके बनते हैं, रिएक्शन होकर बनते हैं, उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर हम केमिकली सब कुछ देखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, ये देखिए कि केमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है बच्चों। क्या एप्लीकेशन, केमिस्ट्री का क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा होता है जब भी हम कोई चीज़ करते हैं ना। ह्यूमन बींग्स इतनी चीज़ें जो मतलब उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा वो कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री, ये क्या करता है, कर्ड बना देता है फ्रॉम मिल्क से कर्ड बना देता है। आपको नोट्स में लिखना है ये सारी बातें, ठीक है, नोट्स में। यस सर। फर्स्ट पॉइंट है कर्ड फ्रॉम मिल्क से कर्ड बना देता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। सेकेंड है विनेगर बना देता है ये फ्रॉम शुगर कैन जूस से। ये बातें आपको याद रखने वाली है, ठीक है। ये जैसे कर्ड में मिल्क को आप उसमें वो दही नहीं डालते, थोड़ा सा जिसको अपन खट्टा बोलते हैं, वो डाल देते, जमाते, मम्मी लोग आपके घर में भी जमाती होंगी, तो वो क्या है, कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है आपका। तो उसके अंदर बच्चों क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो तभी होता है। ऐसे ही शुगर केन को इसमें बनाने में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे सप्लाई ऑफ फूड में ये हमारी मदद करता है। पहली मदद फर्स्ट है इसका एप्लीकेशन, सप्लाई ऑफ फूड। वो तो एक तरीके से वो था, मतलब समझाने का तरीका। सबसे पहले फर्टिलाइजर आ जाता है इसमें। फर्टिलाइजर्स बच्चों क्या होते हैं? एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया NaNO3, ठीक। सोडियम सल्फेट हो गया NaSO4, अमोनियम सल्फेट हो गया NH4 का ट्वाइस SO4, नाच दो CO नाच दो, है ना। इसे याद कर लो इसके फॉर्मूले को, ठीक। ये इनके अंदर ये फर्टिलाइजर है, उपजाऊ बनाता है ये, ठीक है। ये सप्लाई फॉर फूड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है बच्चों केमिकल प्रिजर्वेटिव में ये वर्क करता है। केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है, मैं ना एनसीईआरटी की सारी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर दूंगा। आपको पता ही नहीं लगेगा सर ने कब क्या पढ़ा के खत्म कर दिया। सोडियम बेंजोएट केमिकल प्रिजर्वेटिव हमारा होता है, ये आपके MCQ के अंदर आ सकते हैं बच्चों, ठीक। इनको ध्यान से याद कर लीजिए, सोडियम बेंजोएट, ठीक। और ये हमारा हेल्थ और कंट्रीब्यूशन टू बेटर, इसको लिख लो ऐसे आगे, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन में ये मेरा मदद करता है। कौन? केमिस्ट्री। कैसे बच्चों? सैनिटाइजर बनता है। सैनिटाइजर किससे बनता है? मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। सैनिटाइजर मेरा किससे बनता है? जो मेरा सैनिटाइजर होता है इसके अंदर वो किससे बनता है ये बताइए। वो उसमें क्या होता है, प्रोपेन-2-ओल होता है, उससे बनता है। तो वो क्या हो गया, एक सैनिटाइजर हो गया। अब जैसे कुछ मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन्स किससे बनती? केमिस्ट्री की देन तो है, केमिकल रिएक्शंस करवा के ही तो मतलब मेडिसिन बनाई जाती है। जैसे कि अपना कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? सिस और प्लेटिन, आपकी इसमें भी है बुक में, प्लेटिन एंड टैक्सोल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऐसे ही सेकंड है एजिडोथाइमिडीन, इसका यूज़ ट्रीटमेंट फॉर द एड्स के लिए किया जाता है। एड्स में ये हेल्प करता है।
वैसे तो एड्स को क्योर ही किया जा सकता है, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये एनवायरनमेंट को भी सेव करने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि फ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो हमारी ओजोन जो लेयर है उसको बचाता है। ठीक है, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच यूज टू हार्म ओजोन लेयर रिप्लेस्ड बाय सेफर अल्टरनेटिव्स, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये बातें क्लियर होंगी, यस सर और नो सर। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सर मैटर, अपना टॉपिक है मैटर। सर ये मैटर क्या है, इसकी नेचर और क्लासिफिकेशन देखते हैं। एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग लिखोगे, एनीथिंग कुछ भी, विच हैज मास जिसके पास मास है, जिसके पास मास है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको कहते हैं इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, अब ये जो मार्कर है ये क्या है, ये इसका कुछ ना कुछ मास है और ये इसको रखने पे ये ऑक्यूपाई कर रहा है इतना स्पेस, सर ये क्या है, मैटर है। सर ये मार्कर का ढक्कन, ये मास है, ये रखा इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्या है, मैटर। ये बोर्ड मैटर, और ये इंक की शीशी मैटर, ठीक, ये बुक मैटर, हर चीज़ क्या है हमारी मैटर। पर मैटर क्या नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल में लिखोगे पेन, पेपर हो गया, इंक हो गई, और यहाँ तक कि आप खुद भी एक मैटर हो, आप एक स्पेस को क्या कर रहे हो, ऑक्यूपाई कर पा रहे हो। पर मैटर क्या नहीं होगा, बताइए क्या नहीं होगा, मन, दिमाग, बोन बताइए इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं। ख्याल, लव, हेट, बताइए, टिक मार्क लगाइए। क्या ये सॉरी पेन मैंने गलत ले लिया, यस। मन क्या मैटर है, नहीं सर। दिमाग क्या मैटर है, नहीं सर। हीट नहीं है, हेट है। नफरत क्या मैटर है, नहीं सर। बोन मैटर है, क्या ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यस सर। ख्याल क्या कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, नहीं सर, ये मैटर नहीं है, ये भी नहीं है। लव, ठीक। आई होप आपको ये मैटर वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। जो मैटर होता है बच्चों, कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या लिखेंगे हम इसको, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैं लिख लेता हूँ। जो मेरा मैटर होता है उसको मैं कभी भी ना तो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और ना ही उसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इसको बस क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब मैं इस पेन को मैं क्रिएट बना भी नहीं सकता हूँ, इस पेन को मैं ख़त्म भी नहीं कर सकता हूँ। अब कहोगे सर इसको मैं जला दूँ तो उसकी राख तो बनेगी ना। आपने उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लाइक जैसे मैं एक पेपर लेता हूँ, उस पेपर को मैंने क्या किया, जलाया। उस पेपर को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करता था, जलाया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गई, राख में कन्वर्ट हो गई, तो उसको मैंने दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया, बट उसको मैंने ख़त्म नहीं कर पाया। राइट, यस। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ उससे हमारी आती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो मेरा एग्जांपल होगा, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, चालू है ना वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, यस। आइस, अब ये आइस है, आइस से क्या बन जाना, वाटर, और वाटर से क्या बन जाना, आइस, ठीक। ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में। इसमें क्या हो रहा है, आइस से वाटर में बन रहा है, मतलब फॉर्म चेंज हो रही है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही कुछ बन रहा है ना ही कुछ घट रहा है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। उसकी हम फॉर्म को क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। अब हम इसकी करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। यस, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक मिनट रुकना, यस। अब ब्राइटनेस मैंने तेज कर दी। फिजिकल क्लासिफिकेशन कितनी फॉर्म होंगी, 3 फॉर्म्स होते हैं बच्चों, सबको पता है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 9th क्लास की छोटी बातें हैं, स्किप मत करना वीडियो, हर एक पॉइंट देखना, क्या पता ना हो, अगर आता है तो वो चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगी, स्किप मत करना। पार्टिकल जो इसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं, वो कुछ ठोस होते हैं, बंधे होते हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है। मतलब उन दोनों के बीच में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है और फिक्स शेप होता है। कैसा होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड, पार्टिकल्स आर रिजिड, ये बात है, ठीक। और लिक्विड के अंदर क्या है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं कैन मूव, इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसके जो पार्टिकल होंगे वो यही इसके प्लेस में कहीं घूम नहीं सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते,
ठीक है। पर जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे, पार्टिकल कैन मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक। इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट लिख लेना, ठीक है। मैं आगे कहाँ लिखूंगा, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, ये बात आप लिख लेना। आगे गैसियस पार्टिकल, गैसियस जो मेरी फॉर्म है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कैन मूव फ्रीली, ये फ्रीली, इनमें फिर भी कोई ना कोई थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी, बट इसमें किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। पर इसमें इसके अंदर क्या होता है ना बच्चों, इसके अंदर जो मेरी जो शेप है वो कुछ भी बना सकता हूँ लिक्विड के अंदर इसकी जो क्या जो मेरी शेप है वो नॉट फिक्स्ड लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड पेन से, नॉट फिक्स्ड, शेप इसकी फिक्स्ड नहीं है, बट इसकी जो वॉल्यूम होगी ना बच्चों वो फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, ये बात याद रखना। ये फ्रीली कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक, ये बात लिख लेना। आगे है कि ये इनका जो शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। अब एग्जाम्पल की बात करी जाए, आइस, इसके अंदर आइस, इसके अंदर वाटर, इसके अंदर कोई भी H2 गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, एग्जाम्पल हो गया ये अपना। अब वाटर है, वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, मतलब कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं है ना, ऊपर उसका वॉल्यूम उतना ही है, जितना एक गिलास के अंदर पानी आएगा उतना ही दूसरे कंटेनर में डालेंगे उतना ही पानी आएगा, तो मतलब वॉल्यूम क्या इसकी फिक्स है। इसके अंदर शेप भी फिक्स है। अगर मैंने इस कवर के अंदर तो आइस को मैंने जमाया तो वो इसी कवर के जैसे ही, मतलब वो आइस क्यूब होगी। अगर मैं किसी कंटेनर में उस आइस को डालूंगा ना तो वो इसी शेप की होगी, उसका शेप चेंज नहीं होगा, मतलब फिक्स शेप है, और वॉल्यूम भी उसकी फिक्स्ड होगी इसी तरीके। बट जो गैस है, गैस को मैं किसी भी कंटेनर में डाल दूं, मान लो इसके अंदर मुझे अपने हाइड्रोजन गैस को डालना है, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स जो है रहेगी, जो इसकी वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगी, पर जो उसकी शेप है वो फिक्स नहीं रहेगी। यहाँ पे फिर मैंने गलती से लिख दिया, रुक जाओ। शेप तो क्या है बच्चों, नॉट फिक्स्ड, नॉट, अच्छे से लिखता हूँ, रुको। जो शेप है सर वो तो क्या रहेगी, नॉट फिक्स्ड, ठीक, और वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी, वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतने कंटेनर की गैस इस कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ, अगर मैं किसी बड़े कंटेनर के अंदर यही गैस डालूंगा तो गैस बड़े थोड़ी ना जाएगी, उतनी ही रहेगी ना, वो बात है। आई होप सबको क्लियर। यस सर। मैटर क्या है, हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सर मैटर को मैं ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन से। सर मैटर को मैंने क्या करा, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ठीक है सर। मिक्सचर को भी मैंने दो पार्ट में किया, होमो मिक्सचर एंड हेटेरो मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये सबको क्लियर है? यस सर। सर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर अरे बड़ा आसान है सर। मिक्सचर क्या होता है, दो पार्टिकल को मैं आपस में मिला दूँ, मिक्सचर हो जाता है। एक मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए मिक्सचर कंटेन, लिखिए आप, लिखिए अपनी नोटबुक में, मैं बोल रहा हूँ। ए मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी इन इट इन एनी रेशो, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। क्या लिखेंगे, मिक्सचर 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस जो कि मिल गए। अब जैसे कि मिक्सचर तो कोई भी होता है, किसी भी दो चीज़ों को मिला दो वो मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर मेरे दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। होमोजीनियस जो मेरा मिक्सचर होता है बच्चों, उसके अंदर जो कंपोनेंट जो मिलाए जाते हैं दो, वो कंप्लीटली मिल जाते हैं। जैसे कि वाटर प्लस क्या आएगा बताइए, नमक, साल्ट, ये कंप्लीटली मिल जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। आगे हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अलग अलग, जो अलग अलग रह जाते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग हो जाना,
जैसे कि वाटर के साथ अगर मैं सॉइल को मिला दूं, मिट्टी को मिला दूंगा, तो बच्चों वो हेट्रोजीनियस है, वो मिलेगा नहीं, वो रह जाएगा, वो दिखेगा, पूरी तरीके से मिलेगा नहीं। ठीक, प्योर सब्सटेंस को अब हम डिटेल में करते हैं। जब व्हेन ऑल द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम, एक सब्सटेंस के सारे पार्टिकल क्या हो बच्चों, सेम हो, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास आयरन है, अब उस आयरन के अंदर जो आयरन ही है सारा, मतलब कोई मिक्स नहीं है। जैसे गोल्ड है तो वो गोल्ड ही है बच्चों, ठीक है, डायमंड तो डायमंड ही है, मतलब उसके अंदर प्योर है वो बिल्कुल, हर एक पार्टिकल उसका सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। इसके दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, ईच एलिमेंट हैज वन टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट के अंदर क्या है बच्चों, वन टाइप ऑफ एटम ही प्रेजेंट है, वन टाइप ऑफ एटम ही प्रेजेंट है, उसको बोला मैंने एलिमेंट। वन एलिमेंट, वन एलिमेंट, वन एलिमेंट लिख लो ऐसे, वन एलिमेंट हैज वन टाइप ऑफ एटम। ठीक, ये बात क्लियर। फॉर एग्जांपल डायमंड, अब डायमंड है वो किससे बना है, ऑल एटम ऑफ कार्बन। जो मेरा डायमंड है, एग्जांपल इसका लिखेंगे डायमंड। अब मेरा जो डायमंड है वो किससे बना है, कार्बन, ऑल एटम ऑफ डायमंड इज कार्बन। ये बात सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं इकट्ठे टुगेदर केमिकली, तो उसको बोलते बच्चों कंपाउंड। जैसे कि Na प्लस में हाफ Cl2, ये क्या हो गए, NaCl बन गया। तो यहाँ पर एक एलिमेंट, दो दूसरा एलिमेंट, दोनों एलिमेंट इकट्ठे हो गए, बना लिया एक कंपाउंड, तो इसको बोलते हैं बच्चों कंपाउंड। कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है कंपाउंड्स की डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू एलिमेंट से, बट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैटर। पर जो कंपाउंड को अगर हम अलग अलग करना चाहें तो उसको हम फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उसको अपन केमिकली करते हैं। ठीक है, कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एलिमेंट से, ये बात याद रखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है एटम। एटम क्या है, एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल में और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, विच लिखिए सारा ये, विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब ये सर ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि ये एलिमेंट है, यहाँ मैं लिखूंगा बच्चों एलिमेंट, ठीक, यहाँ उनके लिखूंगा सिंबल, यहाँ लिखूंगा कि वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है या इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है या नहीं है, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन। अब ये यहाँ पे मैंने, चलो एलिमेंट लिख लो, यहाँ पे चाहे ऐसे लिख लो हाइड्रोजन, इसका सिंबल H होता है। अब ये क्या इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है, नहीं है, इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है। ठीक, ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है क्योंकि हम जब भी लिखते हैं वो उसको H2 लिखते हैं। कंपाउंड के अंदर जब भी हम एटम को लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, H तो नहीं लिखते ना। ठीक, अब जैसे हीलियम है, हीलियम को हम कहीं भी लिखते हैं, आपने देखा है हमने कहीं He2 लिखा हो, नहीं लिखा ना। तो इसी तरीके से इसका सिंबल होता है हीलियम। इस हैज़ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, यस, इसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है। ये मतलब इंडिपेंडेंट है, अपने एक पे ही डिपेंड करती, इसको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ऑक्सीजन हो गया सर, अब ऑक्सीजन है, उसको मैं O2 लिखता हूँ हर जगह, आप भी O2 लिखते होगे, कहीं भी देखो O2 ही आता होगा, तो उसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है, उसको हम O2 लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन को Br ही, उसका एलिमेंट भी Br होता है और वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस भी। अब सर पता कैसे चलेगा, ये आपको करते करते सब पता लग जाएगा। ये बात आप सबको मतलब समझ में आई ना। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस उसका हो चाहे ना हो, और वो एलिमेंट हो, वो क्या है, हमारा एटम है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो भी सकता है और भी नहीं भी हो सकता। उसके अंदर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड किसी पर वो नहीं है, ऐसा
एग्जिस्टेंस उसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर, उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं बच्चों, एटम कहते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। मॉलिक्यूल क्या है सर? मॉलिक्यूल है बच्चा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। मतलब कि अब जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मैं लिखूंगा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिखूंगा, H2। तो अब ये क्या है, इसके अंदर विच मस्ट हैव एक्सिस्टेंस, मतलब डबल है ना, इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस जो एक्चुअल नेचर में मिल रहा है उसको कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो मेरा दो एटम से मिलकर बना है, जैसे H प्लस H2 बना ना, इसी तरीके से O हो गया, O एक एटम है, दूसरा एटम O, उससे क्या बना O2। तो ये O2 क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है। ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस जो एक्चुअल नेचर में मिल रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, उसमें मस्ट इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब इस H है, अब ये इसमें H में क्या इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है कि नहीं, ये बताइए। इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जब भी हम H2 को लिखते हैं वो डबल फॉर्मेट में लिखते हैं। ये यहाँ पे डबल फॉर्मेट जो एक्चुअल में नहीं लिखा जा रहा, तो ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है। तो इसको हम डबल कर देते तब तो ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है। मतलब हमेशा हम जो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस के अंदर जैसे मिलता है उसी वे के अंदर हम अपने मॉलिक्यूल को बच्चों लिखते हैं। अब जैसे ओ नियोन है, अब उसको हम Ne2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं Ne2 लिखे हुए, उसका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस ये है ही नहीं। अब ऑक्सीजन है, उसको हम O2 ही लिखेंगे। ये बात आ रही है समझ की नहीं? अब वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये कंपाउंड हो गया। बाकी अगर ये सब आपको समझ में ना आ रहा हो तो सीधा ये समझिए, जो मेरा एटम होता है वो सिंगल जो हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। पर जो मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, उसको हम इसी टर्म में लिखेंगे, H2O2। ठीक, जो मेरा इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। बस इतनी बात क्लियर कर लो, ये बात तो सबको पता होगी मेरे हिसाब से। यस, अच्छा, हम NCERT बेस लेके चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ मेरे पास, ये याद करना, इतना सब ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये कुछ ऐसा आई यूनिट होती है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये फिजिकली क्वांटिटी है जो आपको फिजिकली दिखेगी। ठीक, ये सिंबल है इनके, ये नेचर ऑफ SI यूनिट। टोटल SI यूनिट जो मेरी होती है वो 7 बेस यूनिट होती है, जिसमें कि मेरी 7 जो होती है वो फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ होती है। बाकी की जैसे कि स्पीड, वॉल्यूम, ये सब मेरी क्या है, डिराइव्ड होती हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ये टेबल है, ये लर्न करनी है आपको कि लेंथ है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी मेरी क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है। ये इनका सिंबल है जो लिखा है, लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट का I, टेम्परेचर का T, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि मोल, एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब कि आई के नीचे भी लगा देंगे। इसकी यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, ये सब बेसिक है, ये तो आपको आई होप सबको याद ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक NCERT वाइज हम चल रहे हैं, मास एंड वेट है। मास बच्चों क्या होता है, मास होता है सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ मैटर। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर की मैटर कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अंदर कितना अमाउंट है, वो होता है बच्चों मास। और जो वेट मेरा होता है वो क्या होता है सर, वेट होता है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, मास पर कितना फोर्स लग रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब मैटर भी लिख सकते हो आप कि मतलब उस पर फोर्स, अब जैसे ये बॉडी है, इस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, M × G, वो मेरा क्या होगा, वेट होगा। पर ये मास है। ठीक, मास अलग है, वेट अलग होता है। ठीक है, वेट होता है कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नीचे की तरफ कितनी जोर से खींच रही है, मतलब किस वेट से खींच रही है, किस फोर्स से खींच रही है, उसी को हम वेट कहते हैं। मास होता है बच्चों मैटर का अमाउंट ऑफ मैटर। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। अब सबको मास की SI यूनिट तो पता ही होगी। SI यूनिट होती है सर क्या, किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सबसे बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि एक सब्सटेंस ने आपका क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कीप देख लो, ये कीप है, इसके अंदर जितना सामान आ सकता है उसी को मैंने क्या कहा? वॉल्यूम कहा। ये स्पेस है, स्पेस का अमाउंट, कितना स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट है, उसको मैं क्या कहूँगा बच्चों? वॉल्यूम कहूँगा। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या, अगर निकालना हो कभी भी तो उसको लेंथ क्यूब होती है, तो मतलब यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब हो जाएगी। आई होप सबको 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है बच्चों, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये बातें याद रखनी है। जो कॉमन यूनिट है इसकी वो क्या है बच्चों? लीटर है, बट वो उसकी क्या है? एसआई यूनिट नहीं होती, वो मेजरमेंट की एक यूनिट होती है जो उसकी ये बात याद रखना, ठीक। जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो बच्चों क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। ये जो हम लीटर बोलते हैं ये मेजरमेंट कॉमन यूनिट होती है, ठीक है। ये बात याद रखना। यस सर, आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों मेरा डेंसिटी का टॉपिक, तो हम इसको भी ऐसे ही फटाफट क्लियर कर लेते हैं। मेरे को लगता है 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे इसके। डेंसिटी सर क्या होता है? डेंसिटी होता है बच्चा, देखो क्या, डेंसिटी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। इसको किस तरीके समझो? कितने वॉल्यूम में, ध्यान से देखो, कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसी को डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कीप है, इस कीप के अंदर कितना मास प्रेजेंट है उसको उसकी डेंसिटी कहेंगे। डेंसिटी ऑफ द कीप क्या है? इसके अंदर जितना मास प्रेजेंट है। अब मैंने ये कीप है इसको डाल दिया, मतलब इसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, इसकी वॉल्यूम के अंदर, इसकी वॉल्यूम क्या है? इसका जो अंदर वाला स्पेस है, ठीक, अमाउंट, इसकी वॉल्यूम में कितना, मतलब इसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है उसको बोला जाता है उसकी डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो बच्चा क्या होती है? मीटर, मास की क्या होती है? किलोग्राम। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, किलोग्राम। और वॉल्यूम की बच्चा क्या होती है? मीटर क्यूब। अब इसको मैंने कैसे लिखा? किलोग्राम, ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा ना तो क्या होगा? माइनस में चला जाएगा ये 3। ये बेसिक मैथ के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, लेक्चर शायद देखा होगा फिजिक्स का। टेम्परेचर। अब अगला टॉपिक है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर की 3 कॉमन स्केल होती हैं। कौन कौन सी? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक थर्ड कौन सी होती है? केल्विन, ठीक है। ये बात सबको क्लियर? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। यस सर, ये बात मुझे क्लियर है। अच्छा सर, मैं डिग्री सेल्सियस वाला जो टॉपिक है इसको मैं कैसे निकालूंगा बताता हूँ। 2 फॉर्मूले आप अभी के लिए याद रख लो। क्या सर? देख बताता हूँ। टेम्परेचर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। एक फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये 2 फॉर्मूले होते हैं टेम्परेचर के, इनको याद कर लीजिए। आई होप ये तो बहुत बेसिक हो गया, 9th क्लास वाली चीज़ें हैं, आपको आती होंगी, इसको डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 232.508, ये मैंने एक नंबर लिखा, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो मैं इसको सर कैसे लिखूंगा? इसको मैंने पता क्या करा, इस पॉइंट को मैं इधर ले आया फर्स्ट नंबर पर, ठीक। तो मैं इसको 2.32508, अब मैं कितने नंबर लेके आया? इसको 2 नंबर इधर लेकर आया, लेफ्ट साइड की तरफ लेके आया। जब भी याद रखना हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या करेंगे? 10 पावर क्या करेंगे? पॉजिटिव में रखेंगे। 10 की पावर यहाँ 2 लगा देंगे। इस फॉर्म में लिखना ही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। आई होप सबको क्लियर होगा। जब भी हम क्या करेंगे? पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। याद रखना, जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो जो 10 की पावर वो होगी वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर होगी, ठीक। और जब भी हम पॉइंट को बच्चों राइट साइड लेके जाएंगे तो जो 10 के ऊपर जो पावर होगी वो हमेशा माइनस में होगी। फॉर एग्जांपल 0.0016, अब इसको मुझे यहाँ लेकर जाना है, तो यहाँ लेके जाने के लिए 1.6 इंटू कितने डिजिट आगे गया? 1 2 3 डिजिट आ गया, मतलब 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये बात सबको
क्लियर? यस सर, यस सर। आगे बढ़े, अब करते हैं अपन सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर क्या होता है ना कि उस मतलब कोई हमने डिजिट लिखी, मान लो ये मैंने डिजिट लिखी 1.2 11.2 ये नंबर लिखा, अब इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है यही दर्शाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है ये बताता है। ठीक, अपा इसके रूल्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं। पहला रूल है बच्चों इसका, क्या मैं लिख लूँ, क्या पॉइंट वाइज लिख लेता हूँ मैं। पहले मैं ना आपको वर्बली बता रहा हूँ, आप वर्बली याद रखिए। कैसे याद रखना है सर? देखो ऑल नॉन जीरो जो डिजिट होंगी वो मेरी सिग्निफिकेंट होती हैं। आपको इसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये डिजिट है, इसके अंदर बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आपको बतानी है। अगर जैसे आ जाता है क्वेश्चन आपका 285, ये क्वेश्चन मेरा आ जाता है, तो सर मैं इसके अंदर कैसे बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो सर इसमें बेटा आप बताना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। कैसे पता चला सर? सर जितनी भी यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं लगा, कोई पॉइंट नहीं लगा, मतलब ऑल नॉन जीरो, जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट क्या होंगी मेरी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। मतलब इसके अंदर 3 डिजिट हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये बात क्लियर? अगर दूसरा मेरा रूल है कि अगर जीरो है, उस जीरो के पॉइंट के बाद अगर तुरंत जीरो आ जाए और आगे जीरो जीरो कितनी हो उसके बाद कोई वर्ड आए, तो वो मेरा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसमें इस पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 2। मतलब कि पॉइंट के बाद जीरो आ गया, मतलब इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगा मैं, इसको क्या मानूंगा? सिग्निफिकेंट मानूंगा। 1 इसके अंदर भी कितनी है बच्चा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये बात क्लियर? यस। अगर जीरो आ जाए 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो उसको मैं क्या कहूँगा? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे थर्ड, जैसे 2.005 है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, मतलब ये एक नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो, इन नॉन जीरो के बीच में ये जीरो आकर इसको भी मैं सिग्निफिकेंट मानूंगा। तो इसकी कितनी हो गई बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए तो उसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर मानूंगा, सिग्निफिकेंट मानूंगा। ये बात याद रखना। 4th रूल है मेरा क्या कि अगर मेरी जीरो नंबर के राइट साइड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अच्छा एक है, जैसे कि ये 100 है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी है? सर इस जीरो को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये 1 है, ये मेरा नॉन जीरो है, तो सर मैं इसको कहूँगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं इस 100 के आगे एक पॉइंट लगा देता हूँ तो सर ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? सर 3 हो गई। अगर किसी नंबर के साइड में, मतलब राइट साइड में अगर पॉइंट लगाओ तो इस वाली डिजिट को मैं क्या मानूंगा? सिग्निफिकेंट मानूंगा। अगर मैं लगा दूँ 100.0, इसकी सर हो गई 4, इस पॉइंट के आगे वाली जीरो भी मेरी सिग्निफिकेंट काउंट में होएगी। ये बात सब बच्चे याद रखें। अगर मैं लगा देता यहाँ पर 1, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती 4। ये बात याद रखो, ठीक है। और वैसे भी 1 और 3 दो नॉन जीरो हैं, उन दोनों के बीच में भी होनी थी। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। पर अगर यहाँ स्टार्टिंग में कोई नॉन जीरो आ जाती है और उसके बाद पॉइंट अगर लगा दिया 1.056 कुछ लगा दिया, तो इस वाली को मैं क्या मानूंगा? सिग्निफिकेंट मानूंगा। या अगर 0 कर दिया तो इसको मैं सिग्निफिकेंट मानूंगा। ये बात याद रखना, ठीक? यस सर। अगर मेरी इस टाइप की पूछ लिया कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सर आप कैसे बताएंगे? तो देखो बच्चों, हम इसमें कैसे बताएंगे? इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इस पॉइंट के बाद 0 है, मतलब कि इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे 2 सिग्निफिकेंट, इसके अंदर 3। ये बात याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे कि कोई आ गया 2 बॉल्स या आ गए 20 एग्स, तो इसके अंदर सर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसके अंदर बच्चा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात सब बच्चे याद रखें। यस सर, ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक। आई होप सबको क्लियर होगा। देखिए कोई रूल लिखने नहीं आएंगे आपको, ऐसे अपने दिमाग में रखने हैं कि तब होगा तो क्या हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से समझाया है। अगर आप रूल लिखना चाहें तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये वाले रूल आप लिख सकते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आ रही है। मैंने यहीं से एग्जांपल सब उठाए हैं, ठीक है। ये प्रीसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है? प्रीसीजन होता है क्लोजनेस, कि क्वांटिटी के अंदर बच्चों कितनी क्लोजनेस आ रही है। एक्यूरेसी होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एक ट्रू वैल्यू होती है, जिसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ये बात क्लियर। प्रीसीजन का मतलब कि वो कितने क्लोज है,
एक्यूरेसी वो कितनी ट्रू है, ये बात होती है। ठीक है, यस। अब बच्चों हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पढ़ते हैं। सर ये क्या है? ये भाई हमें ला तो सर याद ही नहीं होता। अरे याद हो जाएंगे, सुनो। ये क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन के दौरान टोटल मास कंजर्व रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टोटल मास कंजर्व रहता है। टोटल मास कंजर्व रहता है मतलब जो रिएक्टेंट का मास होता है सर, जो रिएक्टेंट का मास होता है बच्चा, वो प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, जैसे Ag प्लस Cl, इससे क्या बना, AgCl। इसके अंदर दोनों साइड के मास बराबर होते हैं, ये बात याद रखना। ये ला कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर वो वाली बात होती है, ये बात याद रखना। ठीक, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे बढ़ते हैं बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, यहां लिख लेता हूं मैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या कहता है, कोई भी कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट को सेम फिक्स्ड रेशो में कंटेन करता है, चाहे उसको किसी भी तरीके से बनाया गया हो। मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में बता रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कंपाउंड, ये ला कहता है कि कोई भी कंपाउंड सेम फिक्स्ड रेशो में, जैसे कि वाटर हो गया मेरा, उसको मैं H2O लिखता हूँ, ये हमेशा दो ही हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कंटेन ऑलवेज एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट बाय वेट, ये बात याद रखना। क्लियर, इन फिक्स्ड रेशियो होता है, मतलब कि देखिए आप लिख तो लेंगे ही, ये एनसीईआरटी की 2-3 जो लाइनें, ये तो आप एनसीईआरटी से लिख लेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखवाऊँ, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ ना, जो कि कहीं नहीं समझाया जाता है, बच्चों को रटवाया जाता है। मैं डायरेक्ट मतलब समझा रहा हूँ कि मतलब क्या है एक्चुअल में। H2O चाहे खारा पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, वो इसी फिक्स्ड रेशियो से बनेगा। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा उसके अंदर। वो एटॉमिक नंबर के वाइज से देखा जाए तो 1:8 से ही बनेगा। ठीक है, इसी रेशो के अंदर वो रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, बच्चे भूल जाते हैं। अब बढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन सर ये क्या है, अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें एक एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट के साथ मास का रेशो हमेशा स्मॉल होल नंबर में होता है। ठीक, जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर भी लिखा है ये बात। क्या लिखी है बात, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ दो एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनके जो मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट का जो मास होता है वो कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक, जैसे कि इसका मतलब क्या है सर, ये बताइए हमें। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर, ये कार्बन इसमें कितना होता है 12 ग्राम, प्लस में 16 ग्राम मेरा होता है ऑक्सीजन। ये बात तो आई होप सबको पता है। यस सर पता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है, एक मिनट, ये देखिए, एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया CO2, इसमें भी बनता है यही 12 ग्राम, प्लस में 32 ग्राम मेरा बनता है ऑक्सीजन का। ठीक, अब इनका जब मैं रेशो लूँगा, जैसे मान लो मैंने इसका और इसका रेशो ले लिया, तो क्या बनेगा 16:32, मतलब सिंपल होल नंबर बन रहा है। इसको मैं काटूंगा तो 1:2 बन जाएगा, तो सिंपल होल नंबर बन रहा है, सिंपल फॉर्म में आ रहा है। ये बात याद रखिए, ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप सबको क्लियर होगा। गेल-यूज़ेक लॉ हमारा क्या कहता है कि जब गैस रिएक्ट करती है तो उनका वॉल्यूम सिंपल होलर नंबर रेशो में होता है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। ये कहता है, क्या कहता है, मेरी ना सुनो एक बात, 6% बैटरी हो गई है मोबाइल की। ठीक, 3% होते ही कैमरा बंद हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मिटो देता हूँ। ठीक है
और लेक्चर कंप्लीट मेरा हो चुका है। ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक, अगले लेक्चर में हम करेंगे लेक्चर 2 के अंदर आगे का। मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा। 2 लेक्चर मैंने इसको कंप्लीट करवाया है, थ्योरी इसकी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। ये मैंने अभी आपको बोल दिया। कमेंट जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, जितना हो सके। अभी हम पहले गेल-यूज़िक लॉ भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहले बंद हो जाएगा अपने आप बंद होएगा ये। ठीक है, गेल-यूज़िक लॉ मेरा क्या कहता है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनका वॉल्यूम सिंपल होलर नंबर रेशो में होता है। जैसे कि जब गैसेस H2+ में Cl2, 2 HCl बन गए। अब इसके अंदर ये 1:1:2 में, मतलब ये सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर काम करता है। हम इसकी NCERT रीड भी करते हैं। क्या लिखा है? दिस लॉ वाज गिवन बाय गेल-यूज़िक इन 1808। ही ऑब्जर्व्ड, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन गैसेस कंबाइन, कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं और केमिकल रिएक्शन करती हैं, उसके बाद ये सिंपल रेशो में आती हैं। ये बात है। ठीक, जैसे कि 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन करता है 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तो 100 ml वाटर मिलता है। ठीक, तो इससे क्या दिखाना चाहते हैं? अरे इधर हो भाई। हाँ, इससे क्या बताना चाहते हैं कि वॉल्यूम हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और कंबाइन, इनको सब रखा गया तो 2:1, मतलब एक सिंपल नंबर निकल कर आ रहा है। ऐसे नहीं कि 0.3, 0.2 ऐसे कुछ नहीं लिख के आ रहा है, एक इंटीजर रेशो निकल कर आ रहा है। अगला है बच्चों हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड सर्टेन। क्या कहता है? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर इक्वल नंबर के मॉलिक्यूल हमेशा इक्वल वॉल्यूम गैस की कंटेन करते हैं। जैसे कि इसमें भी लिखा है, क्या लिखा है? एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल में इक्वल वॉल्यूम होती है सभी गैसेस की, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर। एवोगैड्रो बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये बात क्लियर।